वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मुल्क के अंदर जो बड़ी तेज़ी से सियासी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, उसमें आज जो इलेक्शन कमीशन में आपको मालूम है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जिसके अंदर तमाम इंडिपेंडेंट्स पीटीआई के जो है वो शामिल हुए इलेक्शन जीतने के बाद। पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर मरकज़ में, केपी में, इसी तरह पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ भी इंडिपेंडेंट्स बैक बाय पीटीआई जो हैं वो जीते थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए इस पार्टी को, इस जमात को ज्वाइन कर लिया। अब उनकी जो मखसूस सीटें हैं ख़वातीन के हवाले से और माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उसके ऊपर मुकदमा जो है या एक समाज जो है वो ईसीपी के अंदर जारी है। और अब इसमें डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आया इनको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं हैं। एक तो ज़ाहिर है कि ख़वातीन की अपनी जो सीटें हैं उनकी मुख्तलिफ़ असम्बलियों के अंदर, स्पेशली पंजाब, केपी और मरकज़ के अंदर, और दूसरा अगर ये मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलती हैं तो तकरीबन 7 से 9 सीटें जो उनकी सेनेट के अंदर होंगी वो भी मुतासर हो सकती हैं। और इसके दो ओपिनियन है। एक तरफ तो हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि ये किस तरह से सुन्नी इत्तेहाद जो है, जिसने पहले अप्लाई नहीं किया, नाम नहीं दिए, और कानून के मुताबिक उनको देने होते हैं इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की, वो उन्होंने दी नहीं थी। इसी तरह PMLN जो है वो भी ये कह रही है कि क्यों सुन्नी इत्तेहाद को जो है ये सीटें दी जा सकती हैं, जबकि कानून के मुताबिक जो है उन्होंने प्रोसीजर पूरा जो है उसको फॉलो नहीं किया। ताहम दूसरी जानब PTI के जो लोग हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, बाकी उनके जो लोग हैं, उनका ये इसरार है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है उनका ये हक बनता है। लेट्स सी के अब ECP इसके ऊपर फाइनल डिसीजन क्या करती है और इसका आगे चल के क्या मामला सामने आता है। दूसरा, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मामला भी एक बहस इस वक्त चल रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो है वो इनकार कर दिया है कि चूँकि हाउस जो है वो पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। ECP के अंदर जो है वो अभी एक मामला पेंडिंग है, यही ख़वातीन की सीट्स और इस पे रिज़र्व सीट्स के हवाले से। तो वो जब तक मुकम्मल नहीं होता हाउस, तो उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। ताहम आइन के आर्टिकल जो 91 है, यानी 91 जो है, उसके अंदर ये दर्ज है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जो है वो ज़रूरी है। और उससे पहले अगर सदर बुलाना चाहें तो वो बुला सकते हैं, उससे पहले भी बुला सकते हैं। तो लिहाजा 29 तारीख जो है वो 21 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसके मुताबिक स्पीकर ने जो है वो अब इजलास 29 तारीख को बुला लिया है। और दूसरी तरफ सदर साहब जो है वो ये कहते हैं जी कि ये इजलास जो है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं बुलाया गया और ना बुलाया जा सकता है। ताहम इजलास बज़ाहिर लगता यह है कि ये 29 को होगा। आगे चल के इसकी क्या कानूनी हैसियत होती है कि इसको कहीं जाके चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या नहीं, ये तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन बज़ाहिर स्पीकर और सदर जो है वो इस वक्त आमने सामने हैं, और वो जमातें यानी पीपल्स पार्टी PMLN और इनके इत्तेहादी जो हैं वो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने एक जिस दिन यानी जब 22 को हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, PTI के बानी चेयरमैन, और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस दिन जो है वो आइन शिकनी की सदर मुमलिकत ने। और दूसरा, अब इजलास ना बुला के उन्होंने आइन शिकनी की है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आज जो है वो जो आपका एहतसाब का जो अदालत है उसने इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और बानी है PTI के, उनको अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, और वो $190 मिलियन पाउंड का जो है वो मुकदमा है, यानी 50 अरब के करीब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया की जो एजेंसी थी उन्होंने दिए, बरतानवी गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। लेकिन उस वक़्त की जो हुकूमत थी यानी PTI की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, और काबीना से बग़ैर उन्होंने तफसीलात दिखाए, बताए, अप्रूवल ले ली, और वो पैसा जो है वो फिर
جو ایک مقدمہ چل رہا تھا سندھ کے اندر، وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کا کراچی کے اندر، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، وہ پیسہ وہاں پہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر چلا گیا. اور اس کے برعکس جو ہے وہ انہوں نے پھر کچھ مرات لیں. القادر ٹرسٹ جو ہے اس کی زمین لی گئی، اور اس میں جو ہے وہ فائدہ جو ہے عمران خان اور ان کی جو زوجہ ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور لوگ ہیں اس کے اندر جو شامل ہے، جس میں زلفی بخاری بھی ہے، شہزاد اکبر بھی ہے، اور فرح گوگی صاحبہ بھی ہیں یہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو کہ ایبسکانڈر ہیں، یعنی ان کو ایبسکانڈر قرار دیا ہے عدالت نے، چونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے بار بار طلب کرنے کے باوجود، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مارچ کو عمران خان اور ان کی زوجہ جو ہیں انہوں نے تو اس کی صحت سے انکار کر دیا ہے، یہ جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے. اب اس کے اوپر 3 مارچ کو جو ہے وہ مزید بحث ہوگی، اور پہلے 3 کیسز کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے. عدت کے دوران نکاح کا جو کیس تھا، اس کے علاوہ جو سائفر کیس تھا، اور اس کے علاوہ تیسرا ایک کیس تھا جس کے اندر ان کو عمران خان کو آلریڈی سزائیں ہو چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے توشہ خانہ کے اندر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی کیا ان کو سزا ہوتی ہے. تقریباً وہ سزا جو ہے 30-32 سال اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو بنتی ہے. یہ مشکلات جو ہیں وہ عمران خان کے لیے فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ہیں، موجود ہیں، اور جب تک کہ مختلف عدالتوں میں جب ظاہر اپیل کریں گے وہ ہائی کورٹس کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور کس طرح سے جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے مقدمات کو جن کے اوپر انہیں سزائیں ہوئی ہیں ان کا فیصلہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چیف منسٹر سندھ جو ہے ان کا بھی آج حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. لہٰذا 2 صوبے کو اندر 2 بڑے صوبے جو ہیں ہمارے، پنجاب میں بھی چیف منسٹر اسمبلی جو ہے اس نے پروسیس مکمل کر لی ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب کے پی کے اندر اور بلوچستان میں یہ پروسیس اور مرکز میں اب ہونا جو ہے وہ باقی ہے. تاہم قانون اور آئین کی جو پاسداری ہے وہ سب پہ لازم ہے. تمام جتنے بھی لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آئین اور قانون کو کس طرح سے فالو کیا جاتا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور کون آئین اور قانون کی شکنی کر رہا ہے، یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا. ناظرین، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں. باقی سوشل میڈیا کے جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں اس کو بھی آپ فالو کریں. شکریہ.